नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल वेट सक्सेस विद पीजी में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हमारी जो सीरीज का फोर्थ पार्ट यानी चौथा भाग चल रहा है और इसके अंदर हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके हैं और आप लोग के बीच में साझा करेंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त इस YouTube चैनल के साथ जुड़िए और जो लाइव क्लासेस चल रही है उसके साथ भी आप जुड़ सकते हो, ठीक है। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि जितने भी कैंडिडेट पशुधन सहायक की तैयारी करने वाले हैं, चाहे राजस्थान स्टेट से हो या अदर स्टेट से, चाहे हरियाणा, यूपी, बिहार, कहीं से भी हो, और पशुधन सहायक यानी लाइव स्टॉक असिस्टेंट, लाइव स्टॉक इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे साथ जुड़िए। और ये जो प्रश्नोत्तरी चल रही है, गायनेकोलॉजी की जो प्रश्नोत्तरी चल रही है, उसके अंदर आप भाग लीजिए। उसके बाद में हम एक एक सब्जेक्ट की पूरी प्रश्नोत्तरी यानी टॉपिक वाइज या फिर वैसे मिक्सेस जो क्वेश्चन है वो करवा के और कंप्लीट जो नेक्स्ट सब्जेक्ट आएगा उसका करवाएंगे। फिर इसी प्रकार से हम 10 के 10 सब्जेक्ट जो भी वेटनरी यानी एलएसए के अंदर या लाइव स्टॉक असिस्टेंट के अंदर लगते हैं, यानी पशुधन सहायक के अंदर 10 के 10 सब्जेक्ट लगते हैं, उन सभी की जो सब्जेक्ट है उन सभी के हम क्वेश्चन करेंगे। लगभग 500 क्वेश्चन हम प्रत्येक सब्जेक्ट के करने वाले हैं। और विथ अब 500 क्वेश्चन मैं आप लोग को इसलिए बता रहा हूं कि 500 क्वेश्चन तो जो नंबरिंग लगेगी, लेकिन उसके साथ साथ जो 4 ऑप्शन होते हैं, चारों के चारों ऐसे ऑप्शन मैं आप लोग के बीच में लेके आता हूं जिसकी व्याख्या हम आसानी से कर सके और उस टॉपिक से रिलेटेड हो, उस क्वेश्चन से रिलेटेड हो। आपने पिछले 3 वीडियो अभी तक देखे हैं या नहीं भी देखे हैं तो आप लोग पहले उन वीडियो को देखिए, उसके बाद में ये वीडियो देखिए, ताकि उनसे आप लोग को पता चल जाएगा किस प्रकार की यहाँ पे प्रश्नोत्तरी करवाई जाती है। कम से कम मैं यहाँ पे 10 क्वेश्चन ही लेके आता हूँ, 10 से 15 क्वेश्चन लेके आता हूँ, लेकिन उसके बीच में आपके जो 4 ऑप्शन होते हैं उसको 4 से मल्टीप्लाई करो, 10 × 4 यानी 40 क्वेश्चन यहाँ पे मैं लगभग 30 से 35 मिनट के अंदर आपको करवा देता हूँ प्रॉपर रूप से, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है उस पहले क्वेश्चन पे चले उससे पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में एक बार शेयर कर दीजिए ताकि वो भी दोस्त जुड़ जाए जो आपके साथ वाले हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप जिस प्रकार से देख रहे हो, पहला जो क्वेश्चन है वो है कुतिया में किस प्रकार का प्लेसेंटा पाया जाता है, यानी बीज है, बीज के अंदर किस प्रकार का प्लेसेंटा पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 की बात करते हैं, ए ऑप्शन दिया है वो है जोनरी प्रकार का। ऑप्शन बी की बात करते हैं वो है कोटाइल जोनरी प्रकार का, और थर्ड नंबर है वो है डिफ्यूज प्रकार का, और जो फोर्थ नंबर है वो है आपका डिस्कॉइड प्रकार का। हम विस्तृत रूप से व्याख्या कर लेते हैं। जोनरी प्रकार का ऑप्शन ए के अंदर दिया है जोनरी प्रकार का। ऑप्शन बी की बात करते हैं तो बी के अंदर है कोटाइलिडोनरी प्रकार का, कोटाइलिडोनरी प्रकार का है। तो ये जो है सेकंड जो बी ऑप्शन है कोटाइलिडोनरी प्रकार का, ये किसके अंदर पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए की बात करते हैं तो इसके अंदर पाया जाता है जोनरी प्रकार का। जोनरी प्रकार का किसके अंदर पाया जाता है। ऑप्शन सी की बात करते हैं तो सी के अंदर है डिफ्यूज प्रकार का, डिफ्यूज प्रकार का। और ऑप्शन डी की बात करते हैं तो डी है डिस्कॉइड प्रकार का, डिस्कॉइड प्रकार का, ठीक है। ये 4 के 4 ऑप्शन आप जिस प्रकार से यहाँ पे देख रहे हो, इन चारों में से आपको जो भी आंसर लग रहा है उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, ताकि आपका भी मूल्यांकन हो सके कि आपको कितना आता है कितना नहीं आता है। इन चारों क्वेश्चनों की यानी चारों जो ऑप्शन दिए गए यहाँ पे, इन सभी की व्याख्या हम यहाँ पे करेंगे। देखिए दोस्तों, जोनरी प्रकार का है वो सबसे पहले आप लोग का जो आंसर है वही ए आंसर है। ए जो ऑप्शन है वो आपका आंसर है, यानी जोनरी प्रकार का है वो किसके अंदर पाया जाता है, ये कुतिया यानी बीज के अंदर पाया जाता है। अब बात कर लेते हैं जो नेक्स्ट 2 यानी 3 जो ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, कोटाइलिडोनरी प्रकार का किसके अंदर पाया जाता है, ये पाया जाता है रूमिनेट के अंदर, रूमिनेट्स के अंदर ये पाया जाता है, ठीक है। रूमिनेट्स की बात करते हैं तो रूमिनेट्स के अंदर कौन कौन से जानवर हो गए, गाय हो गई, भैंस हो गई, बकरी हो गई, ये सभी के सभी किसमें आएंगे, रूमिनेट्स के अंदर आएंगे। डिफ्यूज प्रकार की बात करते हैं तो डिफ्यूज प्रकार की पाई जाती है जो प्लेसेंटा है वो किसके अंदर पाई जाती है, ये पाई जाती है आपकी घोड़ी के अंदर, यानी घोड़ी के अंदर पाई जाएगी। और एक किसके अंदर पाई जाएगी, एक पाई जाएगी सूअर के अंदर, सूअर के अंदर ये पाई जाएगी। अब बात कर लेते हैं डिस्कॉइड प्रकार की, जो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि डिस्कॉइड प्रकार के जो प्लेसेंटा है वो किसके अंदर पाई जाती है। मैं आप लोग का जवाब देखता हूँ, उससे पहले आप लोग को मैं जवाब देता तो यहाँ पे पॉज करके भी आप चेक कर सकते हो आपका राइट है या नहीं है। मन में भी आप चेक कर सकते हो कि आपका मन में सोचना होगा, और तो उसके बाद में जैसे ही मैं आंसर देता हूँ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। डिस्कॉइड प्रकार का है वो किसके अंदर पाया जाता है, ये मनुष्य के लिए, ह्यूमन बॉडी यानी मनुष्य के अंदर ये पाया जाता है। ये चारों के चारों ऑप्शन मैंने आप लोगों को बता दिया कि जोनरी प्रकार की किसके अंदर पाई जाती है, बीज यानी कुतिया,
कुतिया के अंदर ये पाई जाती है, और कोटाइलिडोनली प्रकार की है रूमिनेट्स के अंदर पाई जाती है, डिफ्यूज प्रकार की है घोड़ी और सूअर के अंदर पाई जाती है, डिस्कॉइड प्रकार की है मनुष्य के अंदर पाई जाती है। अब कोटाइलिडोनली बात करते हैं तो रूमिनेट्स की बात करते हैं, तो रूमिनेट्स में कौन कौन से जानवर आते हैं। यहाँ पे रिविजन भी हो रहा है, थ्योरी पार्ट भी चल रहा है और क्वेश्चन आंसर यानी प्रश्नोत्तरी भी चल रही है, सारे के सारे काम एक ही क्लास के अंदर चल रहे हैं। तो आप धैर्य बना के इस क्वेश्चन को पूरा देखें, यानी इस वीडियो को कंप्लीट देखें, ताकि यहाँ पे आप लोगों को 30 से 35 मिनट के अंदर इतने अच्छे से बता दिया जाएगा कि आप कभी भी अपनी जिंदगी में या अपनी लाइफ में जब तक एग्जाम होता है तब तक या फिर उसके बाद में भी नहीं भूलोगे। क्योंकि यहाँ पे जो प्रश्नोत्तरी है एक ही क्वेश्चन पे डिपेंड नहीं करती, यहाँ पे 5 से 7 क्वेश्चन जो रिलेटेड क्वेश्चन है वो आप लोग को करवाए जाते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को आपको जोड़ना है। यहाँ पे देखिए कोटाइलिडोनली प्रकार की है वो किस में पाई जाती है, रूमिनेट्स में। तो रूमिनेट्स की बात अपने करते हैं, तो रूमिनेट्स रियल में होता कौन कौन सी जानवर को रूमिनेट्स कहा जाता है। रूमिनेट्स की बात करते हैं तो देखिए दोस्तों, गाय हो गई, भैंस हो गई, बकरी हो गई, ठीक है, ये सारे भेड़ हो गई, ये क्या है, रूमिनेट्स है। अब बात कर लेते हैं रूमिनेट्स कौन से होते हैं। रूमिनेट्स में जो एनाटॉमिकल अगर बात करते हैं तो रूमिनेट्स में रूमेंस होता है, पेट होता है, उसके 4 पार्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं, रूमन, रेटिकुलम, ओमेजम और एबोमेजम, ठीक है। रूमन यहाँ पे शॉर्ट में लिख देता हूँ, रूमन, रेटिकुलम, ओमेजम और एबोमेजम, ठीक है, ए भी लिख देता हूँ। ये 4 पार्ट हो गए, आप लोग को पता चल गया। यहाँ पे आप गायनोलॉजी के क्वेश्चन आंसर कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे एनाटॉमी भी मैंने आप लोग को बता दी कि रूमिनेट्स वो होते हैं जो रूमन, रेटिकुलम, ओमेजम और एबोमेजम है वो उसके अंदर पाया जाता है। यानी पार्ट कितने पार्ट होते हैं, पेट के 4 पार्ट होते हैं। लेकिन घोड़े की बात करते हैं तो नॉर्मल सामान्य पेट पाया जाता है, उसके अंदर स्टोमक पार्ट ही पाया जाता है, ठीक है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। एक होता है जो ऊंट की बात करते हैं, ऊंट सेडोरुमिनेट होते हैं, उसके अंदर ओमेजम है वो नहीं पाया जाता। ये ओमेजम है वो अनुपस्थित होता है। रूमन, रेटिकुलम, एबोमेजम पाया जाता है, लेकिन ओमेजम नहीं पाया जाता है। इसके लिए ऊंट और लांबा दोनों ऐसे जानवर हैं जिनको सेडोरुमिनेट के अंदर गिना जाता है। यानी रूमिनेट तो है लेकिन ओमेजम नहीं होने की वजह से उनको सेडोरुमिनेट है, यानी आभासी रूमन के नाम से जाना जाता है। ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। उसके बाद में जो सेकंड क्वेश्चन है उस पे चले, उससे पहले मैं आप लोग से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसके साथ साथ मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि कल मैंने एक स्क्रीन वाला जो वीडियो है वो डाला था, कहीं पे बिजी था, इसकी वजह बोर्ड पे नहीं पढ़ा सका। लेकिन आपका प्यार और जो सम्मान है उसकी वजह से मुझे आज इस बोर्ड पे आना वापस पड़ा, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि आपको किसी भी प्रकार की परेशानी हो सके मुझे परेशानी हो या ना हो, लेकिन मैं आपको परेशान नहीं देखना चाहता। इसलिए मैंने क्या किया, वापस से बोर्ड पे पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। मैंने पहले भी सोचा था कि हो सके तो ये बोर्ड पे कुछ क्लैरिटी अच्छे से नहीं आ रही होगी, इसकी वजह से हम स्क्रीन पे पढ़ाएंगे तो कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन कर पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। ये आपका आंसर है, क्योंकि दोस्तों काफ़ी सारे बच्चों ने मुझे कमेंट किया था। मैं आप लोग को एक सेपरेट वीडियो बना के उसमें दिखा भी दूंगा कि कितने कमेंट मेरे पास आए थे पूरे दिन भर में, तो मैं उसको देख भी नहीं पाया, ठीक है। तो ये चीज़ है, आपका प्यार और सम्मान है, और इतना ही प्यार सम्मान मैं आप लोग को देना चाहता हूँ, इसलिए आपके लिए फिर से मैं बोर्ड पे पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट, और इसी प्रकार से हम पढ़ाते रहेंगे। आप निश्चित रहे, आपको जो भी पूछना है पूछ सकते हो। और इसके साथ साथ मैं इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा, जो भी आपको क्वेरी होती है वो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, उसका आंसर देने की कोशिश करता हूँ। और आपका कोई भी सुझाव है वो भी व्हाट्सएप ग्रुप पे आप डाल सकते हो, ठीक है, पर्सनली मैसेज कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। नंबर मैंने आप लोग को दे रखे, तो आप टेंशन लेने वाली बात है ही नहीं। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड, या फिर कह सकते हैं जो पहले वाले क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग बोले तो 32 यानी 32 नंबर क्वेश्चन हमारा चल रहा है अभी। 31 नंबर क्वेश्चन मैंने पहले कर लिए हमने, और 32 यानी 32 नंबर क्वेश्चन हमारा चल रहा है। क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग बात करें तो यानी हमारा जो ये क्वेश्चन है ये है, कार्पस ल्यूटियम से स्रावित हार्मोन्स कौन सा है। यानी कार्पस ल्यूटियम यानी Cl से स्रावित होने वाला हार्मोन, Cl से स्रावित होने वाला हार्मोन कौन सा है, यानी हार्मोन्स कौन सा है आप लोग को बताना है। यानी Cl से निकलने वाला हार्मोन, ऑप्शन की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए की बात करते हैं FSH हार्मोन, ऑप्शन नंबर बी की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर बी है LH हार्मोन यानी ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन, और थर्ड नंबर यानी ऑप्शन सी की बात करते हैं तो एस्ट्रोजन हार्मोन, और ऑप्शन डी की बात करते हैं तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। अब डी की बात करते हैं तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कहाँ से निकलता है, कहाँ से नहीं निकलता, इसके बारे में आप लोग को बताना है। जो पहला ऑप्शन है हमारा Cl की पूछा है यहाँ पे, तो Cl में कौन सा होगा, ऑप्शन ए की बात
बात करते हैं दोस्तों, ऑप्शन बी की बात करते हैं, ऑप्शन सी की बात करें और ऑप्शन डी की बात करते हैं, तो आप लोग को बताना है कि आंसर हमारा क्या होने वाला है। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा। मैं आप लोग के क्वेश्चन जो ऑप्शन है वो देख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे कार्पस ल्यूटियम हार्मोन कहाँ से निकलता है इसके बारे में पूछा है। पहला जो ऑप्शन है हमारा एफएसएच हार्मोन, एफएसएच हार्मोन, ठीक है। सेकंड जो हमारा ऑप्शन है वो है एलएच हार्मोन यानी ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन, ठीक है। थर्ड जो हमारा है एस्ट्रोजन हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन, ठीक है, हार्मोन। और फोर्थ जो हमारा ऑप्शन है वो है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ये आपका ऑप्शन है। सीएल के बारे में पूछा है, लेकिन मैं आप लोग को बता देता हूं कि ऑप्शन नंबर जो ए है ये कहां से निकलता है, यानी एफएसएच जो हार्मोन है ये अगर जो पीयूष ग्रंथि है वहां से निकलता है, यानी अगर पीयूष ग्रंथि से निकलता है, अगर पीयूष ग्रंथि से निकलता है। ऑप्शन नंबर बी की बात करते हैं, यानी एलएच हार्मोन ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन है, ये भी कहां से निकलता है, ये भी अगर पीयूष ग्रंथि से निकलता है, अगर पीयूष ग्रंथि से निकलता है, ठीक है। एस्ट्रोजन हार्मोन की बात करते हैं तो ये जो है ओवरी यानी अंडाशय से या फिर कह सकते हैं ग्राफिकल फॉलिकल से निकलता है, यानी ये जो हार्मोन है यानी एस्ट्रोजन हार्मोन है ये ग्राफिकल फॉलिकल्स यानी जीएफ यानी ग्राफिकल फॉलिकल्स कह सकते हैं। अगर ऑप्शन में ग्राफिकल फॉलिकल्स आता है तो ये सही है, अगर ओवरी आता है, ओवरी की बात करते हैं, ओवरी आता है तो भी सही है, ठीक है। ये आप लोग को ध्यान रखना, ओवरी यानी अंडाशय, अंडाशय से निकलता है, ये आप लोग को ध्यान रखना है। यानी पहला जो ऑप्शन है वो एफएसएच हार्मोन यानी अगर पीयूष ग्रंथि से निकलता है, ठीक है। एलएच हार्मोन है ये अगर पीयूष ग्रंथि से निकलता है, ये भी ठीक है। एस्ट्रोजन जो हार्मोन है यानी एस्ट्रोजन या एस्ट्रोजन हार्मोन है ग्राफिकल फॉलिकल से या ओवरी यानी अंडाशय से निकलता है, ये भी ठीक है, ठीक है। तीनों के तीनों ऑप्शन आपके राइट नहीं है यहाँ पे, यानी कार्पस ल्यूटियम से जो निकलता है हार्मोन वो कौन सा होगा, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है वो सीएल से निकलता है यानी कार्पस ल्यूटियम से निकलता है, ठीक है। यानी अंडाशय से निकलने के बाद में ये कहाँ से निकलता है, सीएल से निकलता है। तो आपका जो ऑप्शन होगा राइट जो ऑप्शन है वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ये आप लोग को ध्यान रखना है। यानी फिर से आप लोग को दोहरा देता हूं कि एफएस जो हार्मोन है वो अगर पीयूष ग्रंथि से निकलता है, आपको माइंड सेट करना है कि अगर पीयूष ग्रंथि से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं, ये आप लोग को ध्यान रखना है। अगर पीयूष ग्रंथि से एफएसएच जो हार्मोन है वो निकलता है, एलएच हार्मोन अगर पीयूष ग्रंथि से निकलता है, एस्ट्रोजन हार्मोन है वो ग्राफिकल फॉलिकल्स या फिर कह सकते हैं, यानी एक कैंडिडेट ने मेरे को बोला था कि जीएफ का जो फुल फॉर्म है वो कई बच्चे ऐसे बता रहे थे गर्लफ्रेंड, तो गर्लफ्रेंड नहीं है, थोड़ा सा पढ़ लो। गर्लफ्रेंड यानी ग्राफिकल फॉलिकल्स यानी ओवरी अंडाशय से निकलता है ये। और उसके बाद में प्रोजेस्टेरोन की बात करते हैं तो हार्मोन्स जो है वो कार्पस ल्यूटियम से निकलता है। तो आपका जो ऑप्शन है वो डी हो जाएगा, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है वो कार्पस ल्यूटियम से निकलता है। ग्राफिकल फॉलिकल यानी गर्लफ्रेंड आपको याद रखने के लिए बता दिया कि एस्ट्रोजन हार्मोन है वो यहाँ से निकलेगा, ठीक है। ये आप लोग को ध्यान रखना है। ये अपना क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब बात कर लेते हैं थर्ड क्वेश्चन की बात करें, यानी 33 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो कैसा कौन सा क्वेश्चन आप जिस प्रकार से स्क्रीन पे देख रहे हो, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि इसका जो आंसर है क्या होने वाला है। दोस्तों मैं एक इम्पोर्टेंट बात मेरी याद आ गई, वो आप लोग को बताना चाहूँगा कि काफ़ी सारे बच्चों ने मुझे कमेंट किया कि सर आपकी जो प्रश्नोत्तरी है, एक रविंद्र नाम के करके एक बच्चा है, स्टूडेंट है, जो दोस्त है हमारा सबका, हमारे परिवार का एक सदस्य है, उसने मेरे को कमेंट करके बोला था कि सर मैंने कोचिंग की है लेकिन जो प्रश्नोत्तरी आप करवा रहे हो उसमें हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है। तो मैं आपका सम्मान और मेरा जो सम्मान है मैं उसके लिए आप सभी का धन्यवाद करता हूं कि आप जो मुझे प्यार दे रहे हो, और उसके बदले में मैं चाहूँगा कि आपको उतना ही प्यार दे पाऊँ, और हो सके तो कोई कमी भी रह जाए तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो दोस्तों, ताकि मैं उसको सुधारने की पूरी कोशिश करूँ, क्योंकि ये आपका अपना बनाया हुआ चैनल है, ठीक है। ये मेरा कोई बनाया हुआ नहीं है, आपकी बदौलत ये चल रहा है, ठीक है। तो आप लोग को क्या करना है, कोई भी गलती होती है, किसी भी प्रकार की मिसप्रिंटिंग भी होती है या कोई भी किसी भी प्रकार की नोकझोंक होती है, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो, या पर्सनली कॉल भी करके बता सकते हो, या व्हाट्सअप ग्रुप जो बनाया हुआ है या फिर व्हाट्सअप पे जो डायरेक्टली मैसेज करके भी बता सकते हो, ठीक है। तो मुझे अच्छा लगता है कि ऐसे कमेंट आते हैं कि जो हमने कोचिंग की है, ऑफलाइन कोचिंग करी है, उसके बाद में भी आपकी जो प्रश्नोत्तरी है वो अच्छी लग रही है। तो इससे और बड़ा जो भाग्यशाली कौन हो सकता है मेरे से ज़्यादा, ठीक है। तो और
अभी आजकल क्या चल रहा है, शादियों का सीजन चल रहा है, तो सभी, मेरे को पता है, सभी कोई ना कोई कभी ना कभी शादियों में चला जाता है, तो क्लास अटेंड नहीं कर पाता होगा, या सुबह ये सोचता है कि सुबह बाद में लेंगे, और बाद में वो शादी में चला जाता है, और चले जाने के बाद में क्या करेगा, वो क्लास तो लेगा नहीं, दूसरे दिन देखेंगे तो फिर वो क्लास कैसे लेगा। तो आप लोग शादी बर्बादी होती है, तो आप लोग को पता ही होगा, आप उससे बच के रहे, एक बार चले जाना, लेकिन उसके बाद में कंटिन्यू आपको क्या करना है, तैयारी स्टार्ट कर देनी है। ठीक है दोस्तों, और बातें करते रहेंगे हम। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है पूर्ण विकसित अंडाणु। पूर्ण विकसित अंडाणु में अंडाणु से स्रावित हार्मोन कौन सा है? यानी कंप्लीट जो अंडाणु है, यानी पूरा कंप्लीट अंडाणु बन जाता है, उसमें से, यानी कंप्लीट अंडाणु बनने से, यहाँ पे अंडाणु पूर्ण विकसित की बात कर रहे हैं, ना कि विकसित या विकासशील की बात नहीं कर रहे हैं। अगर विकासशील होता तो कौन सा हार्मोन होता? विकसित हो गया है, यानी पूरा कंप्लीट विकसित हो चुका है, तो उसमें किस प्रकार का हार्मोन वह स्रावित होता है? तो यहाँ पे कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, आप लोग को ध्यान रखना है इसका। तो 3 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, तो वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की बात करें, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है ऑप्शन नंबर ए की बात करते हैं तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है। ऑप्शन नंबर बी की बात करते हैं तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है। ऑप्शन नंबर जो सी है उसकी बात करते हैं तो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है, या फिर ऑप्शन नंबर डी की बात करते हैं तो PGF2 अल्फा की बात करें तो वो होता है। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि कौन सा आंसर सही होगा, कौन सा सही नहीं होगा, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। चारों के चारों ऑप्शन यहाँ पे बताएंगे कि कौन सा जो हार्मोन है वो कहाँ से निकलता है और कौन सा कहाँ से निकलता है, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले। तो देखिए दोस्तों, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की बात करते हैं, ऑप्शन नंबर ए की बात करते हैं। तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन पिछले ही क्वेश्चन में पढ़ा था कि प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन है, ऑप्शन नंबर ए की बात करते हैं तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कहां से निकलता है इसके बारे में आपको पता होगा। ऑप्शन नंबर बी की बात करते हैं तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ये हार्मोन कहां से निकलता है ये आप लोग को पता होगा। और ऑप्शन नंबर सी की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर सी है एस्ट्रोजन हार्मोन, ये कहाँ से निकलता है इसके बारे में आप लोग को पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर डी है, उसके अंदर है PGF2 अल्फा हार्मोन, ये कहाँ से निकलता है। इन चारों हार्मोनों के बारे में हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। हो सके कुछ बच्चे ये बोले कि वीडियो लंबा बन रहा है, लेकिन मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि आराम से मैं अच्छे से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जितना मुझे आता है, जितना मुझे ज्ञान है, जितना मैं 100% देने की कोशिश आप लोगों को कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि चारों के चारों ऑप्शन इस प्रकार से, एक क्वेश्चन में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है कि एक क्वेश्चन बता दिया, आंसर बता दिया, चलो ठीक है हो जाए। ऐसे मैं 50-100 क्वेश्चन लेके आ सकता हूँ 15-20 मिनट के अंदर। आपको बताया, क्वेश्चन पढ़ा और डायरेक्टली आंसर बता दिया, क्वेश्चन पढ़ा और डायरेक्टली बता दिया। लेकिन मैं यहाँ पे ये चाहता हूँ कि आपको चारों के चारों ऑप्शन को पता चल सके, पूरा जो टॉपिक है वो आपका क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अगर आप इस चीज़ से सहमत हो तो थम्स अप जो करके बताइए मुझे, थम्स अप कीजिए, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी बता सकते हो कि जो आपके लिए ये तरीका सही है या फिर ऑप्शन टिक करने वाला तरीका सही है। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। ठीक है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की बात करते हैं तो कहाँ से निकलता है, ठीक है, ये मैं आप लोग को बता दें। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है वो CL यानी कार्पस ल्यूटियम से निकलता है। ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है वो पश्च पीयूष ग्रंथि है वहां से निकलता है, यानी पश्च पीयूष ग्रंथि से। और पहले मैंने आप लोग को बताया था अगर पीयूष ग्रंथि से कौन से हार्मोन निकलते हैं, एक LH हार्मोन निकलता है, एक FSH हार्मोन निकलता है जो अगर पीयूष ग्रंथि से निकलता है, और ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है वो पश्च पीयूष ग्रंथि से निकलता है। ठीक है, एस्ट्रोजन जो हार्मोन है, एस्ट्रोजन हार्मोन कहाँ से निकलता है, ये निकलता है अंडाणु यानी ओवरी या GF यानी गर्लफ्रेंड ग्राफिकल फॉलिकल से निकलता है, और ये अंडाणु से कह सकते हैं, अंडाशय से कह सकते हैं, अंडाशय से भी कह सकते हैं। ठीक है, PGF2 जो अल्फा है वो कहाँ से निकलता है, तो आप लोग को बताना है। PGF2 जो अल्फा है वो गर्भाशय से निकलता है, गर्भाशय से निकलता है। आप लोग का जो ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन कौन सा होगा कि पूर्ण विकसित अंडाणु से स्रावित हार्मोन कौन सा है। पूरा कंप्लीट विकसित अंडाणु हो गया। अब मेरे को बताइए, अगर कार्पस ल्यूटियम ही नहीं रहा है तो ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बनेगा या नहीं बनेगा, यानी ये खत्म हो जाएगा। मान लीजिए विकासशील कंडीशन है, यानी प्रेगनेंसी जब बनी हुई है तो कौन सा हार्मोन बनेगा मुझे बताइए। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। जब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बन गया है, ये कंप्लीट हो चुका है, कार्पस ल्यूटियम बन के खत्म हो चुका है, तो कौन सा हार्मोन बनेगा,
कौन सा हार्मोन बनेगा, एस्ट्रोजन हार्मोन बनेगा। यानी जो आपका राइट ऑप्शन है वो एस्ट्रोजन हार्मोन जो ग्राफिकल फॉलिकल से यानी अंडाशय से निकलता है, उसी वजह से पूर्ण विकसित अंडा स्रावित होता है। यानी पूरा कंप्लीट विकसित अंडा, जैसे ही मैथुन क्रिया होती है उससे पहले अंडाणु मादा जो फीमेल पार्ट है वहां से क्या निकलता है, अंडाणु अंडा से निकलता है, और अंडाशय से अंडाणु निकलता है, और वहां से जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वहां से क्या निकलता है, शुक्राणु निकलते हैं। दोनों जो क्या होते हैं क्रॉस करवाते हैं, उससे पहले अंडाणु तो निकलेगा। अंडाणु से कौन सा हार्मोन सबसे ज्यादा होगा, अंडाणु से कौन सा हार्मोन सबसे ज्यादा होगा, अंडाणु से या एस्ट्रोजन हार्मोन है वो सबसे ज्यादा होगा, यानी ग्राफिकल फॉलिकल से यानी अंडाशय से निकलता है। ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन सी की बात करते हैं तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट है। ठीक है, ये हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें उसके ऊपर बात करते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि कौन सा क्वेश्चन सही है कौन सा नहीं है, आप लोगों को बताना है। मादा के सहायक प्राथमिक अंग, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, ये ऐसे क्वेश्चन नॉर्मली क्वेश्चन होते हैं लेकिन एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि एग्जाम के अंदर ऐसे क्वेश्चन आने की पूरी संभावना होता है। पहला जो है ऑप्शन की बात करते हैं तो अंडाशय ऑप्शन नंबर ए, अंडाशय ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी की बात करते हैं तो वो है वल्वा। ऑप्शन नंबर सी की बात करते हैं तो ये है वेजाइना। ऑप्शन नंबर डी की बात करते हैं तो फेलोपियन ट्यूब। आप लोग को बताना है कि चारों के चारों ऑप्शन यहाँ पे इंपॉर्टेंट ऑप्शन है और फीमेल रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम है उससे रिलेटेड है, तो आप लोग को बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो यहाँ पे राइट होने वाला है। मादा के सहायक प्राथमिक अंग, यानी ऐसा कौन सा अंग है जो प्राथमिक स्तर पे गिना जाता है, और सेकेंडरी जो लैंगिक जो सिस्टम होते हैं या फिर पार्ट होते हैं वो कौन से होते हैं, आप लोग को बताना है कमेंट सेक्शन में। देखिए दोस्तों, प्रथम जो अंडाशय होता है, अंडाशय क्या होता है, प्राथमिक अंग होता है, यानी प्रथम पार्ट होता है, और जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसका कौन सा होता है, टेस्टिस होता है। ये आप लोग को ध्यान रखना है, यानी मेल में टेस्टिस हो गया और फीमेल के अंदर अंडाशय हो गया। ठीक है, ये जो सेकेंडरी जो है तीनों के तीनों पार्ट है, ये सेकेंडरी के अंदर वल्वा क्या होता है, जो वेजाइनल पार्ट है उसके जो बाहरी तरफ का जो खोल होता है, यानी स्टार्टिंग से सबसे स्टार्टिंग में क्या होता है, सबसे पहले यानी बाहर की तरफ, अंदर की तरफ तो पहले होता है, लास्ट में बाहर की तरफ क्या होता है, वल्वा पाया जाता है। वल्वा सबसे पहले आता है। जैसे हम वेजाइनल पार्ट को चेक करते हैं या उसको क्या करते हैं, चेक करने की कोशिश करते हैं, तो सबसे पहले जो हमारा पार्ट आता है, सबसे पहला यानी बाहर की तरफ जो पार्ट आता है वो होता है वल्वा। उसके बाद में वेजाइना आता है, वेजाइना के अंदर जो मैथुन क्रिया जो संपन्न होती है, और फेलोपियन ट्यूब है, वहां से क्या होता है, एम्पुला स्टमस। ये इसके 3 पार्ट होते हैं। मैंने कल वाले वीडियो के अंदर पूर्ण रूप से बताया था कि कौन सा पार्ट कब आता है, ये आप लोग को देखना है। देखिए दोस्तों, पहला जो पार्ट होता है वो कौन सा पार्ट होता है, वो होता है ये, इस प्रकार हो गया। ये वाला जो पार्ट होता है, ये वाला जो पार्ट होता है ये होता है वल्वा। ये दोनों तरफ जो एक संरचना रूखी संरचना पाई जाती है, ये कौन सी संरचना होती है, ये वाली जो संरचना होती है, ये होती है वल्वा। उसके बाद में जो वेजाइनल पार्ट है, वेजाइना, उसके बाद में वेजाइना जैसे ही खत्म होती है, वेजाइना खत्म हो गई, वेजाइना खत्म होने के बाद में फेलोपियन ट्यूब स्टार्ट हो जाती है, यानी फेलोपियन ट्यूब स्टार्ट हो जाती है। इसके 3 पार्ट होते हैं, इन्फेंडिबुलम, एम्पुला और स्टमस। एम्पुला के अंदर क्या होता है, निषेचन का जो कार्य कंप्लीट काम होता है, युग्म का बनना वगैरह वगैरह जो भी काम होता है वो एम्पुला के अंदर होता है, आप लोगों को मैंने कल बताया था, और इस प्रकार की होती है। तो यहाँ पे जो प्राथमिक अंग है वो है अंडाशय। ठीक है, ये आप लोग को ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जो आंसर है वो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। हमारा जो क्वेश्चन है 35 यानी 35 नंबर क्वेश्चन है हमारा, नर में शुक्राणु बनने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, आप लोग को बताना है। नर के अंदर यानी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उसके अंदर शुक्राणु यानी स्पर्म का बनना ही क्या कहलाता है, स्पर्म का बनने वाली जो प्रक्रिया वो क्या कहलाती है। तो आप लोग जो ऑप्शन देख रहे हो, ऑप्शन नंबर ए की बात करते हैं तो अंडाणु जनन, ये आप लोग को ध्यान रखना है, अंडाणु जनन। सेकंड जो है ऑप्शन नंबर अंड जनन हो सकता है या नहीं हो सकता, आप लोग को बताना है। ठीक है, थर्ड नंबर जो है जाइगोट है या नहीं है, ये आप लोग को कंफर्म करना है और कमेंट सेक्शन में बताना है। ऑप्शन नंबर 4 की बात करते हैं तो शुक्र जनन यानी स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है या नहीं कहलाता है। तो ऑप्शन जो आपका राइट है वो है
ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। डी ऑप्शन जो है वो राइट है। स्पर्मेटोजेनेसिस है यानी शुक्र जनन, शुक्र जनन जो क्रिया है वो कहाँ पे होती है, वो होती है नर शुक्राणु बनने की जो प्रक्रिया होती है, नर में शुक्राणु बनने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है, शुक्र जनन कहलाती है या स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाती है। ठीक है, ये आप लोग को ध्यान रखना है। जाइगोट क्या होता है, जाइगोट अंडाणु और जो शुक्राणु है वो मिलते हैं आपस में तो एक संरचना बनती है, उसे जाइगोट कहते हैं, उसका नाम क्या होता है, जाइगोट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, यहाँ पे 36 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो घोड़ी में भ्रूण का इम्प्लांटेशन कब होता है, यानी कब तक कर सकते हैं हम इम्प्लांटेशन, कितने दिन के अंदर कर सकते हैं, ये आप लोग को बताना है। घोड़ी में भ्रूण का इम्प्लांटेशन का मतलब हुआ, यहाँ पे मैं आप लोग को बताना चाहूंगा कि जो भ्रूण है यानी घोड़ी है, घोड़ी का इम्प्लांटेशन है वो क्या होता है, भ्रूण का इम्प्लांटेशन का मतलब हो गया जाइगोट बन गया। जाइगोट, जैसे ही जाइगोट बना, जाइगोट बना और जाइगोट बनने के बाद में एक भ्रूण की स्थिति बन जाती है, यानी भ्रूण बन जाता है। और वो भ्रूण कितने दिन के बाद में एक जो मादा फीमेल होती है, फीमेल घोड़ी होती है, उससे दूसरी फीमेल घोड़ी के अंदर प्रतिस्थापित किया जा सकता है, इम्प्लांटेशन किया जा सकता है। वो कितने दिन के अंदर किया जा सकता है, मिनिमम कितना दिन होना चाहिए उसके अंदर, तो आप लोग को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। जिस प्रकार से आप यहाँ पे ऑप्शन देख रहे हो कि इम्प्लांटेशन करने के लिए कितने टाइम यहाँ पे होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए की बात करते हैं तो 22 दिन, ए की बात करते हैं तो 22 दिन। ऑप्शन नंबर बी की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो है 17 दिन। ऑप्शन नंबर सी की बात करते हैं तो सी है 21 दिन, क्या 21 दिन भी हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी की बात करते हैं तो 37 से 42 दिन, 37 से 42 दिन। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं आपको, लेवल के क्वेश्चन है या नहीं है, आप लोग को बताना है। ठीक है, इससे क्या है कि सारे के सारे जितने भी डाउट है आपके, कोई भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप लोग क्लियर कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि चारों के चारों ऑप्शन को विस्तृत रूप से यहाँ पे बताया जाता है। देखिए दोस्तों, जो पहला ऑप्शन है हमारा 22 दिन का, और सेकंड जो ऑप्शन है वो 17 दिन का, थर्ड जो ऑप्शन है वो 21 दिन का, और फोर्थ जो ऑप्शन है वो है 37 से 42 दिन। ठीक है, ये आप लोग को ध्यान रखना है, एक रेंज है। तो पहला जो ऑप्शन है वो यहाँ पे इम्प्लांटेशन यानी करने के लिए, घोड़े का जो भ्रूण का इम्प्लांटेशन है वो करने के लिए उपयोगी नहीं है, और जो बी ऑप्शन है वो भी नहीं है, और सी ऑप्शन है वो भी नहीं है। लेकिन ऑप्शन जो डी है वो आपका सही है और राइट आंसर है। यहाँ पे मैं आप लोग को बता देता हूँ कि 37 से 42 दिन के अंदर आप लोग जो घोड़ी का भ्रूण है उस भ्रूण को इम्प्लांटेशन कर सकते हैं, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पे, या एक जो गर्भाशय से दूसरे गर्भाशय में क्या किया जा सकता है, प्रतिरोपित कर सकते हैं या फिर स्थानांतरित कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका जो क्वेश्चन का आंसर है वो हो गया। लेकिन ऑप्शन जो 3 बच गए, इन तीनों क्वेश्चनों में क्या कॉमन है, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि 22 दिन, 17 दिन, 21 दिन क्या होता है, क्या नहीं होता। ऑप्शन थोड़ा माइंड में सोचिए कि किस प्रकार का जो ऑप्शन है यहाँ पे दिए गए और कौन सा आंसर इसका आ सकता है। तो मैं आप लोग को बताना चाहूंगा कि ये जो ऑप्शन है, इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात करें तो यहाँ पे 22 दिन यानी घोड़ी, यहाँ पे मैं आप लोग को बता देता हूँ कि मध्य चक्कर, एक मध्य चक्कर होता है, मध्य चक्कर होता है। अब बताइए 22 दिन कौन से जानवर के अंदर होता है। परसों मैंने बताया था, यानी जो 2 नंबर वीडियो था हमारा उसके अंदर पूरा का पूरा विस्तृत रूप से बताया हुआ है, लेकिन यहाँ पे मैंने ऑप्शन डाल दिया ताकि आपकी तैयारी का भी पता चल सके। वैसे एक एक को तो नहीं पूछ सकता, लेकिन यहाँ पे पता तो चल जाए कि आपके जो ऑप्शन है वो सही है या गलत है, क्या है क्या नहीं है, आपको कितना आता है, कितना रिवाइज करते हो आप लोग, उसका भी यहाँ पे पता होना चाहिए, पता चल सके। ठीक है, तो 22 दिन क्या होता है, मध्य चक्कर का मैंने यहाँ पे बता दिया कि मध्य चक्कर की बात कर रहे हैं। 22 दिन किसका होता है, तो 22 दिन होता है घोड़ी का, यानी घोड़ी का जो मध्य चक्कर होता है, घोड़ी का यानी मेयर का जो मध्य चक्कर होता है वो कितने दिन होता है, 21 से 22 दिन होता है। लगभग 22 दिन माना जाता है, यानी 21 से 22 दिन होता है, लेकिन यहाँ पे माना कितना जाता है, 22 दिन लगभग। और 17 दिन किसका होता है, वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि 17 दिन जो मध्यकाल है वो किसका होता है, मध्य चक्कर किसका होता है। तो 17 दिन जो होता है वो भेड़ का होता है, मैंने कल बताया था भेड़ का होता है। नेक्स्ट जो 21 दिन है वो किस का होता है, गाय, भैंस और बकरी का होता है, यानी गाय, भैंस, बकरी। मुख्य रूप से इन तीनों का महत्वपूर्ण होता है।
ये आप लोगों को मैंने बता दिया कि मध्य चक्र की बात करें तो 22 दिन किसका होता है, घोड़ी और मेयर का होता है। 17 दिन की बात करें तो भेड़ का होता है, और 21 दिन की बात करें गाय भैंस और बकरी का होता है। लेकिन 37 से 42 दिन जो है वो टाइम पीरियड होता है, वो होता है भ्रूण, यानी घोड़ी का जो भ्रूण है उसका इम्प्लांटेशन किया जा सकता है दूसरे गर्भाशय के अंदर। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, और मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि कैसे किस लेवल के क्वेश्चन है ये। आप लोग को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना जरूरी है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपके स्क्रीन पे जिस प्रकार से आप लोग को दिखाई दे रहा है क्वेश्चंस, उस क्वेश्चन को आप लोग बताइए। और क्वेश्चन पे चले उससे पहले मैं आप लोग को बता देता हूँ कि जो सिमन-स्ट्रा वाला जो क्वेश्चन है उसमें शुक्राणु की जो संख्या है वो कितनी होती है, उसका आंसर आप लोग को बताना है। ऑप्शन ए की बात करते हैं तो ऑप्शन जो ए है वो है 1200 मिलियन प्रति ml, ठीक है। लेकिन आप लोग को देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसके अंदर प्रति ml भी लिखा मिल सकता है, अदरवाइज नहीं भी मिल सकता है। देखिए जिस प्रकार से 1200 मिलियन भी मिल सकता है, और 1200 मिलियन प्रति ml भी मिल सकता है, ठीक है। ये आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है कि कौन सा ऑप्शन आपको मिला है कौन सा नहीं मिला है, आप लोग को देखना है, थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। लेकिन आगे बढ़े उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारी जो बुक है उसको आप परचेज करना चाहो तो परचेज भी कर सकते हो। इसकी जो प्राइस है वो मात्र 30 से 40 रुपये, मात्र 30 से 40 रुपये। जितने भी कैंडिडेट है उसको थ्योरी पार्ट में कन्वर्ट किया गया है, आप उसके प्रिंट निकलवा सकते हो अच्छे से। और जो उसको मान लीजिए 200 पेज की पीडीएफ है एक प्रत्येक सब्जेक्ट की, यानी अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग आपको मिलेगी। 30 से 40 रुपये के अंदर एक सब्जेक्ट की मिलेगी, चाहे गायनोकोलॉजी की ले लो, जो भी मेडिसिन है उसकी ले लो, या कोई अदर सब्जेक्ट है जैसे एनाटॉमी फिजियोलॉजी, किसी भी सब्जेक्ट की आप ले सकते हो। उसकी मात्र 30 से 40 रुपये प्राइस है। अगर आपको 500 क्वेश्चन भी इसमें चाहिए तो लगभग 49 रुपीज़ आपकी इसकी प्राइस होने वाली है, यानी 30 से 40 के बाद में 49 आपको 500 क्वेश्चन में भी ऐड कर दिया जाएगा तो 49 आपके प्राइस हो जाएगी, ठीक है। ये आप लोग जाके देख सकते हो, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अच्छे से बनाई हुई है, मेरे खुद के द्वारा बनाई हुई है, और उसके क्वेश्चन आंसर भी मैंने खुद ने टाइप किए, तो आप लोग चेक कर सकते हो। 1% भी उसके अंदर जो मिस्टेक है वो नहीं मिलेगी आप सभी को, और बिल्कुल सिंपल वे में बनाई गई है, ताकि LSA एग्जाम यानी पशुधन सहायक एग्जाम है उसको ध्यान में रखते हुए ये बनाई गई है। आप लोग देखिए उसको। और चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख रहे हो, इस क्वेश्चन का आंसर मुझे दीजिए। तो जो ऑप्शन है आपके सिमन-स्ट्रा में शुक्राणु की जो संख्या है, शुक्राणु यानी स्पर्म की जो संख्या है वो कितनी हो सकती है, यानी एक सिमन-स्ट्रा के अंदर मान लीजिए 30 रुपए की एक सिमन-स्ट्रा आती है, चाहे मिनी हो या फिर मिडी हो या कौन सी भी सिमन-स्ट्रा है उसके अंदर कितनी हो सकती है। तो आप लोग को बताना है कि प्रति ml के अंदर कितनी होती है, वो बता दीजिए मुझे। तो ठीक है, ऑप्शन नंबर ए की बात करते हैं तो 1200 मिली प्रति ml, मिलियन प्रति ml, ठीक है, मिलियन, ठीक है, ml लिख रहा हूं, ठीक है, मिलियन ही लिख देते हैं, मिलियन प्रति ml, ठीक है। ये आप लोग को ध्यान रखना है, थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूं, मिलियन प्रति ml, ठीक, 1200 मिलियन प्रति ml। बी ऑप्शन की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर बी की बात करें तो 1200 मिलियन, और ऑप्शन नंबर ए की बात करें तो 1200 मिलियन, ऑप्शन नंबर बी की बात करते हैं तो 600 मिलियन, 600 मिलियन मिलियन प्रति ml। ऑप्शन नंबर सी की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर सी के अंदर है 300 मिलियन, 300 मिलियन प्रति ml, ठीक है। ये आप लोग को ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर डी की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर डी के अंदर है 20 से 30 मिलियन प्रति ml। ये आप लोग को ध्यान रखना है। अब आप लोग को बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है और कौन सा सही नहीं है। तो देखिए दोस्तों, जो पहला ऑप्शन है हमारा 1200 मिलियन, यानी यहाँ पे बताना है कि सिमन-स्ट्रा के अंदर शुक्राणु की जो संख्या है वो कितनी होती है। तो ऑप्शन आपके 4 है सामने, 1200 मिलियन प्रति ml, 600 मिलियन प्रति ml, 300 मिलियन प्रति ml या 20 से 30 मिलियन प्रति ml। आप लोग को बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा यहाँ पे गलत है। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता देता हूँ, 1200 मिलियन है वो सिमन-स्ट्रा के अंदर नहीं होता है, तो किसके अंदर, बुल की जो सांद्रता होती है वो है 1200 ml, यानी बुल के अंदर, बुल की सांद्रता, सीमन की सांद्रता या कह सकते हैं इसकी संख्या।
अगर संख्या की बात करते हैं तो प्रति ml के अंदर जो संख्या है वो कितनी होती है, 1200 मिलियन प्रति ml के अंदर होती है। बुल की सीमेंट की सांद्रता है ये, ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना। अगर 600 की बात करते हैं तो 600 किसके थे, बुफेलो बुल यानी भैंसा बोलते हैं हम जिसे, बुफेलो बुल, भैंसा की बात करते हैं, यानी 600 मिलियन हो गई, 600 मिलियन प्रति ml इसके भैंसे के अंदर होती है, 1200 मिलियन प्रति बुल यानी सांड के अंदर होती है, सांड की बात करते हैं, सांड के अंदर होती है। और 300 मिलियन है, वो 300 मिलियन किसके अंदर होती है, हॉर्स यानी घोड़े के अंदर होती है, हॉर्स के अंदर होती है। और 20 से 30 मिलियन है, वो किसके अंदर होती है, सीमन स्ट्रा, मान लीजिए एक स्ट्रा है, मिनी हो या मिडी हो, कौन सी भी स्ट्रा है, उसके अंदर कितनी होती है, 20 से 30 मिलियन प्रति ml के अंदर होती है। 1 ml के अंदर कितनी होती है, 20 से 30 मिलियन होती है। तो आपका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों, 20 से 30 मिलियन जो सांद्रता होती है प्रति ml के अंदर होती है। आप लोग को मैं बताता हूँ कि जो मिनी स्ट्रा है, यहाँ पे देखिए दोस्तों, एक मिनी स्ट्रा, एक होती है मिडी स्ट्रा, दो प्रकार की स्ट्रा होती है। तो मिनी स्ट्रा 0.25 ml की होती है और मिडी स्ट्रा 0.50 ml की होती है, ठीक है। अब आप लोग को कैलकुलेशन करना है कि कौन से के अंदर कितनी मात्रा आएगी। तो यहाँ पे मेरे को बताइए कमेंट सेक्शन में कि 0.25 ml है, उसके अंदर कितनी जो इसकी सांद्रता या संख्या आएगी, और 0.50 है, इसके अंदर कितनी आएगी। तो मैं आप लोग को यहाँ पे कन्वर्ट करके बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, मिनी जो स्ट्रा है उसके अंदर 0.25 है, यानी एक ml का कितना भाग है, यहाँ पे चौथा भाग है। तो यहाँ पे जितनी भी मात्रा है 20 से 30 है, तो 20 से 30 में क्या करेंगे, 20 से 30 डिवाइड करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 से डिवाइड करेंगे 5 से, और यहाँ पे लगभग कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, यानी 5 से 8 मिलियन, ठीक है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अगर बात करें इसकी, बात करें 0.50 में कितनी आ जाएगी, 5 से 8 मिलियन आ जाएगी इसमें 0.25 में। तो और 0.50 के अंदर बात करें तो 0.50 को किससे करेंगे, यहाँ पे 20 से 30 ml है, इसको क्या करेंगे, मिलियन को क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो इससे भी 2 से करेंगे, तो इससे भी 2 से करेंगे, यानी 10 से 15 मिलियन जो प्रति ml है वो आएगा। यानी जो शुक्राणु की सांद्रता होती है 0.25 ml वाली है, उसके अंदर आएगी 5 से 8 मिलियन जो प्रति ml के अंदर आएगी। एक्स्ट्रा के अंदर कितने आएंगे, और 5 से 8 मिलियन जो शुक्राणु की सांद्रता संख्या है वो आएगी, यानी 5 से 8 मिलियन आएंगे। और अगर बात करें मिडी के अंदर बात करें तो 10 से 15 जो मिलियन है वो आएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है कि मिडी जो स्ट्रा होती है उसके अंदर शुक्राणु की जो संख्या है वो सबसे ज्यादा होती है, ज्यादा, और मिनी की अपेक्षा ज्यादा होती है, ठीक है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। उसके बाद में बात कर लेते हैं 38 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 38 नंबर क्वेश्चन जो हमारा है वो है, ये स्क्रीन पे जिस प्रकार से आप देख रहे हो उसका आंसर आप देने की कोशिश करें। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो 38 नंबर क्वेश्चन है हमारा, उस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करें। आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, और मुझे बताइए कि ज़्यादा टाइम तो नहीं लग रहा है, क्योंकि थोड़ा सा लंबा वीडियो बनने जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे व्याख्या इस प्रकार से की जाती है कि आपको समझ में आ जाए आसानी से। हो सके आप एक बार 2 बार नहीं देखो वीडियो को, लेकिन कंप्लीट आपको निष्पक्ष भाव से हम आपको जो भी चीज़ प्रोवाइड करवाते हैं वो कहीं नहीं मिलने वाली, क्योंकि इतना विस्तृत रूप से कोई भी एक क्वेश्चन पे डाउट क्लियर करने की कोशिश नहीं करेगा, ये मैं आपसे दावा करता हूं, ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 38 क्वेश्चन, स्पर्म में एक्रोसोम जो गोल्जी बॉडी से बनता है वो कौन से हिस्से में होता है, यानी जो स्पर्म होता है, यानी स्पर्म इस प्रकार से स्पर्म होता है, इस प्रकार से होता है, देखिए इस प्रकार का होता है, ठीक है। ये बीच वाला पार्ट हो गया, ये हो गया, ठीक है। अब मेरे को बताइए स्पर्म में एक्रोसोम होता है जो गोल्जी बॉडी से बनता है, एक्रोसोम होता है वो कहाँ पे पाया जाता है, वो मुझे बताना है। एक्रोसोम कहाँ पे पाया जाता है, ये इसका मुंह हो गया, ये मध्य भाग हो गया, और ये पूंछ हो गई, ठीक है। ये आप लोगों को बताना है। एक्रोसोम कहाँ पे पाया जाता है ये बताना है। एक्रोसोम जैसे ही अंडे में प्रवेश करे जाएगा, ये स्पर्म हो गया, स्पर्म, और यहाँ पे पड़ा है एक अंडा, मान लीजिए एक अंडा पड़ा है, अंडा से अंडाणु अंडा निकला, यानी ओवरी से
जो अंडा निकलता है उसके अंदर ये प्रवेश कर रहा है। अंडा मान लीजिए, अंडा कह देता हूँ इसको, ठीक है। ये इस प्रकार से इसकी तरफ आ रहा है, आकर्षित हो रहा है। ये फीमेल पार्ट हो गए, ये मेल पार्ट हो गए, ठीक है भाई। ये दोनों आपस में क्रॉस करवाने की कोशिश करें तो एक्रोमेन जो है स्पर्म में एक्रोसोम है वो कहाँ पे पाया जाता है मुझे बताना है आप लोग को। ये जो एक्रोसोम है वो किस चीज का बना होता है? ये गोल्जी बॉडी से बनता है, यानी गोल्जी बॉडी से बनता है। ये आप लोग को ध्यान रखना है, गोल्जी बॉडी से बनता है। ये बन गया गोल्जी बॉडी से। और ये कौन से भाग में पाए जाते हैं क्या बताइए मुझे? ऑप्शन नंबर ए की बात करें तो पूंछ में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी की बात करें तो मध्य पार्ट में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी की बात करते हैं तो हेड यानी शीर्ष के अंदर पाया जाता है, या सभी भागों में पाया जाता है। जहां पे चाहा वहीं पे घुस गया, ये होता है क्या? आप लोग मुझे कमेंट में बताइए कि कौन से पार्ट में गोल्जी बॉडी से बना एक्रोसोम है वो पाया जाता है और अंडे को विच्छेदित करने का काम करता है, ये आप लोग को बताना है। तो देखिए दोस्तों, मैं आप लोग को बता देता हूं कि यहाँ पे जो पूंछ भाग है और ये जो मध्य भाग है और ये कौन सा भाग है? ये शीर्ष या हेड कह सकते हैं, शीर्ष कह सकते हैं, शीर्ष या हेड भाग। अब आप लोग को बताना है, सबसे पहले मैं आप लोग को बता देता हूँ, ये मुंह है। मुंह क्या करेगा? इसको नोचेगा, यानी खाने की कोशिश करेगा, यानी इसको जहां पे इसको कमजोर पार्ट मिलेगा अंडाशय का, यानी अंडाशय के अंदर जो अंडा होता है, अंडे का जो कमजोर पार्ट मिलेगा वहीं पे घुसने की कोशिश करेगा। क्या करेगा? ये कोशिश करेगा। आप लोग को मैं बता देता हूँ कि ये जो आगे वाला जो पार्ट होता है, शीर्ष हेड होता है, ये आपका ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर जो सी है आपका राइट ऑप्शन है, क्योंकि हेड यानी सिर के अंदर एक्रोमिन्स पाया जाता है, एक्रोसोम पाया जाता है जो गोल्जी बॉडी का बना होता है, और वही अंडाणु को भेदने का पूरा प्रोसेस कंप्लीट करता है। इसकी वजह से ही अंडाणु के अंदर ये प्रवेश करता है, और ये वाला पूंछ वाला भाग और मध्य भाग है वो अलग अलग काम करते हैं, ठीक है। ये आपका ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर जो सी है वो राइट हो गया, ठीक है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है? गाय में एम्ब्रियो इम्प्लांटेशंस क्या होता है? एम्ब्रियोलॉजी या भ्रूण विज्ञान, यानी भ्रूण का इम्प्लांटेशंस होता है वो कितने दिन के अंदर होता है या कितने समय के अंदर? पहले हमने घोड़ी के बारे में पढ़ा था, अभी हम पढ़ रहे हैं गाय के बारे में। तो एम्ब्रियो इम्प्लांटेशंस है, यानी एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशंस कितने दिन के अंदर होता है? घोड़ी के अंदर कितने दिन हुआ था, अब गाय के अंदर कितने दिन के अंदर हुआ है? तो आप लोग को बताना है कमेंट सेक्शन में। पहला जो हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर जो ए है हमारा 18 से 20 दिन। कितना? 18 से 20 दिन। ऑप्शन नंबर बी की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर बी है 26 से 52 दिन, यानी 26 से 52 दिन। थोड़ी से कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान देना यहाँ पे। और उसके बाद में सी जो ऑप्शन है 20 से 25 दिन, यानी 20 से 25 दिन। और ऑप्शन जो डी है हमारा वो है कभी भी हो सकता है, कभी भी इम्प्लांटेशन कर सकते हैं, जब भी चाहे। 9 महीने का बच्चा हो गया, अंदर पेट के अंदर भ्रूण है यानी फिटस है, उसको निकाला और दूसरी गाय के अंदर प्रवेश कर दिया, ऐसा हो सकता है क्या? तो ऑप्शन जो डी है वो कभी नहीं होगा, यानी कभी नहीं होगा। इम्प्लांटेशन कभी नहीं कर सकते, जब हम चाहेंगे तब नहीं होगा। जब जो मादा है उसके अंदर जो एम्ब्रियो है यानी भ्रूण है वो चाहेगा तब हो सकता है। उसके बाद में अगर फिटस बन गया, यानी जो फिटस बन जाएगा, तब उसको इम्प्लांटेशन नहीं कर सकते। उससे पहले जब भी एम्ब्रियो है यानी भ्रूण है उसके टाइम पे हम कर सकते हैं। एक स्थान से यानी एक गर्भाशय से दूसरे गर्भाशय के अंदर प्रवेश करवाया जा सकता है उसको, ठीक है। ये आप लोग को ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर बात करते हैं, ऑप्शन 18 से 20, 26 से 52 और 20 से 25। तो आपका जो ऑप्शन होने वाला है वो है ऑप्शन नंबर बी आपका सही होने वाला है। तो 26 से 52 दिन सही होता है, या 20 से 25 दिन सही होता है, या 18 से 22 दिन यानी 18 से 20 दिन सही होता है? तो ऑप्शन नंबर जो ए है आपका वो राइट ऑप्शन है। मैंने आपको पहले भी बोल दिया था 26 से 52 दिन, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी जो एग्जाम चल रहा है आपका, तो 18 से 22 दिन वो आपका सही ऑप्शन है। यानी गाय में एम्ब्रियो है उसको 18 से 20 दिन के अंदर ही क्या किया जा सकता है? इम्प्लांटेशन किया जा सकता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाया जा सकता है, एक भ्रूण से दूसरे यानी एक गर्भाशय से दूसरे गर्भाशय के अंदर प्रवेश करवाया जा सकता है, ठीक है। ये हो गया। अब बात कर लेते हैं ऑप्शन जो हमारे 2 बच गए था, जो फोर्थ ऑप्शन है वो कभी नहीं, ये तो कट गया पहले से, ये कट दिया। ये सोचो 26 से 52 दिन और 20 से 25 दिन, ये क्या है? ये क्या माजरा है? अब देखिए दोस्तों, जो यूट्रस का एक सामान्य अवस्था में आना भी एक कंडीशन होती है। यूट्रस का एक सामान्य अवस्था में, यानी मान लीजिए एक नॉर्मली बताता हूँ, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है। देखिए दोस्तों, जब भी गाय क्या होती है,
प्रेग्नेंट होती है। प्रेग्नेंट होने के बाद में फीटस बाहर आता है, वो कंप्लीट जो पार्चुरेशन कंप्लीट करती है, उसके बाद में एक नॉर्मल स्थिति होती है। मान लीजिए आज गाय क्या हो गई, गाय का जो है फीटस बाहर आ गया, यानी बछड़ा बाहर आ गया, और नॉर्मली उसका क्या हो गया, नॉर्मली वो अपनी एक सामान्य स्थिति में आ गई। लेकिन गर्भाशय है, वो गर्भाशय पहले क्या था, फूला हुआ था, बछड़े की वजह से थोड़ा सा साइज उसका बड़ा हुआ था, लेकिन वो थोड़े थोड़े नॉर्मल कितने दिन के अंदर वो अपनी सामान्य एक्चुअल स्थिति में आ जाती है, वो आप लोग को बताना है। तो देखिए दोस्तों, 26 से 52 दिन के अंदर अंदर, यानी मान सकते हैं 44 दिन या 42 दिन, ये किसके अंदर आता है, ये गाय और भैंस है उसके अंदर आता है। यानी गाय के अंदर कितने दिन के अंदर, 42 दिन के अंदर आ जाता है। गाय के अंदर सामान्य रूप से गर्भाशय है वो एक सामान्य स्थिति में आ जाती है। और उसके बाद में बात करें 20 से 25 दिन की बात करते हैं, तो 20 से 25 दिन के अंदर जो भेड़ और बकरी है, इसके अंदर 20 से 25 दिन के अंदर अंदर जो दोनों यानी गर्भाशय अपनी सामान्य स्थिति में आ जाता है। यहाँ पे मैं लिख देता हूं, गर्भाशय अपनी सामान्य स्थिति में आ जाता है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ इनोवलेशंस ऑफ यूट्रस, यानी इनोवलेशंस ऑफ यूट्रस मतलब हुआ कि गर्भाशय अपनी एक सामान्य स्थिति में आ जाता है। पहले फीटस था उसके पेट में तो वो बड़ा था, अब फीटस नॉर्मली बाहर आ गया तो वो गर्भाशय अपनी सामान्य स्थिति में आएगा, संकुचित होगा, और उसको क्या कहते हैं, ये गाय के अंदर आती है 44 से 42 दिन के अंदर, यानी 26 से 52 दिन के अंदर आएगी, और 20 से 25 दिन के अंदर भेड़ और बकरी के अंदर आ जाएगी। लास्ट और अंतिम जो हमारा क्वेश्चन है आज का, उस पे चलते हैं। उससे पहले मैं आप लोग को बता देता हूँ, हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त हमारे साथ जुड़ सके। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, आज का अंतिम क्वेश्चन है, गाय में गर्भाश अवस्था के 45वें दिन से प्रसव तक भ्रूणीय जो संरचना है वो क्या कहलाती है। देखिए दोस्तों, हमने पहले बताया था भ्रूण क्या होता है, भ्रूणीय अवस्था से और 45वें दिन से प्रसव तक, यानी भ्रूणीय अवस्था यानी भ्रूण की जो अवस्था है वो कितने दिन तक रहती है। यहाँ पे इस क्वेश्चन में डाउट क्लियर हो गया होगा। भ्रूण है अपना, भ्रूण कितने दिन तक रहता है, 45 दिन तक। और गाय के अंदर कितने दिन के अंदर भ्रूण को एक इनोवलेशन या ट्रांसप्लांट किया जा सकता है, 18 से 20 दिन के अंदर, यानी 18 दिन के अंदर लगभग उसको ट्रांसप्लांट किया जा सकता है, यानी अलग स्थान पे ले जाया जा सकता है। लेकिन भ्रूण कितने दिन तक रहेगा, 45 दिन, या 45 दिन तक 9 महीने 9 माह या 9 दिन, यानी 45 दिन से लेके और 9 महीने 9 दिन तक का जो टाइम पीरियड होता है, यानी इसके अंदर जो भ्रूण होता है उस भ्रूण का क्या नाम होता है वो मुझे बताना है। ऑप्शन नंबर 1 की बात करते हैं तो बछड़ा, क्या बछड़ा कहेंगे उसको, 45 यानी 46 दिन से लेके और 9 माह 9 दिन तक का जो अंदर जो भ्रूण होता है पेट के अंदर, उसको बछड़ा कहेंगे या क्या कहेंगे, बछड़ी कहेंगे या हिपर कहेंगे या फीटस कहेंगे। आप लोग को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। तो देखिए दोस्तों, 46वें दिन से लेके 45 दिन तक तो वो भ्रूण होता है, यानी 1 से लेके 45 दिन तक तो वो भ्रूण होता है। अब मुझे बताना है कि 46 से लेके और जब तक वो प्रसव कंप्लीट नहीं होता है, यानी प्रसव तक जो ये सिचुएशन होती है, यानी ये जो टाइम पीरियड होता है, समय होता है, इस समय को किस नाम से जाना जाएगा, ये आप लोगों को बताना है। इस समय के अंदर जो भ्रूण होगा उस भ्रूण को किस नाम से जाना जाएगा, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, उसका नाम होता है फीटस के नाम से जानते हैं। फीटस हो गया। अब हिपर होता है, हिपर क्या होती है, जो जिसके जननांग है वो नॉर्मल से सामान्य से क्या हो जाती है, एक परिपक्व अवस्था में आ जाती है, और वो गाय बनने के लिए या फिर उसके जो सेक्सुअली जो असेसमेंट है वो करने के लिए क्या हो जाते हैं, परिपक्व हो जाए, उसके जो जननांग होते हैं वो परिपक्व हो जाते हैं, वो इसे हम क्या कहते हैं, हिपर कहते हैं। तो आप लोग को मैंने बता दिया, यहाँ पे पूरी की पूरी जानकारी दे दी है, और हमने यहाँ पे 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि यहाँ पे 30 से 40 क्वेश्चन हमने क्या कर लिए हैं, पता कर लिए है, कौन से क्वेश्चन सही थे कौन से गलत थे। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, और वीडियो कैसा लगा मुझे बताइए। और भी कोई आपकी क्वेरी है तो आप लोग मुझे बताइए, किसी टॉपिक पे वीडियो लेके आना है तो वो भी मुझे बताइए। मैं इस टेस्ट सीरीज से अलावा भी कोई अन्य टॉपिक है आपका तो उस पर भी वीडियो लेके आ सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।